साबरमती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है। गांधी जी की याद में यहाँ के लोगों ने इस गांव का नाम गांधी नगर रखा और गांधी जी के आदर्शों पर ही पूरा गांव चलता है। हमारे गांधी नगर में आज भी ऐसा लगता है जैसे बापू अभी भी हमारे साथ में ही है और जरूरत पड़ने पर हमें रास्ता दिखाते हैं। सही कहा यार, तभी तो आज भी यहाँ पर लोगों के दिलों में इंसानियत बची हुई है और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो कई लोग एक साथ उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। यही तो बापू ने सिखाया था हमें कि इंसानियत को कभी भी अपने अंदर से खत्म मत होने देना। बरसात का महीना शुरू होता है और तेज बारिश होने की वजह से साबरमती नदी का पानी कई गुना बढ़ जाता है। इस साल तो जबरदस्त बारिश हो रही है। अगर यही हाल रहा तो बारिश का पानी नदी में बाढ़ भी ला सकता है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो देखा था ना कैसे जीना मुश्किल हो गया था, घर के अंदर तक पानी घुस गया था। गांधी नगर के लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश की वजह से साबरमती नदी में बाढ़ आ गई और लोगों के घर में पानी घुसने लगा। लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होने लगा। सारे रास्ते, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। देखा, जिसका डर था आखिर वही हो गया ना। अब कैसे ये बरसात का मौसम बीतेगा ये तो भगवान ही जाने। यार, मेरे घर पर तो राशन भी खत्म होने वाला है। बाढ़ के पानी की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। गांव से बाहर जाना नामुमकिन सा हो गया है। गांधी नगर में बाढ़ की वजह से शहर से सारे कनेक्शन टूट गए थे। अब लोगों के पास घर के अंदर जितना राशन और बाकी खाने पीने की चीजें बची थी, धीरे धीरे सबका सामान खत्म होने लगा था। किशन यार, आज घर में बचा हुआ राशन खत्म हो चुका है। अगर तेरे घर में कुछ बचा है तो मुझे दे दे। मेरे घर का सारा सामान तो कल रात को ही खत्म हो चुका है। आज इसी वजह से हमने नाश्ता भी नहीं किया। इसी तरह से सभी लोगों की अब भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी। ये बात पता चलने पर एक दूसरे गांव का लड़का प्रणव इस गांव में आकर पानी पूरी बेचने की सोचता है। वो लड़का एक नाव बनाकर यहाँ पानी पूरी बेचने आता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो। 10 रुपए की 5 पानी पूरी मिलेगी। प्रणव की आवाज सुनकर कई लोग अपने घर की छत से उसको आवाज लगाते हैं और पानी पूरी देने के लिए कहते हैं। प्रणव सुनीता के घर के पास पानी पूरी देने जाता है और तभी पानी की एक तेज लहर आती है और उसके नाव को पलट देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार प्रणव बाढ़ के पानी में बहकर इस गांव से बाहर पहुंच गया और एक पेड़ पर जाकर रुका। अरे बाप रे, आज तो मैं मर ही गया था। ये लकड़ी की नाव तो मुझे पानी पूरी बेचने नहीं देगी। अब कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। प्रणव जंगल से घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के किनारे उड़ रहे बादलों पर जाती है। उसके दिमाग में विचार आता है कि वो बादलों की एक नाव बनाएगा और उस पर पानी पूरी बेचेगा और वो बादलों के पास जाता है। क्या मैं यहाँ से कुछ बादल ले जा सकता हूँ? मुझे एक नाव की जरूरत है। हाँ, ये सारे बादल तो प्रकृति की देन है। तुम उनका प्रयोग अपने लिए कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने कभी भी इन बादलों का प्रयोग स्वार्थ और लालच के लिए किया तो ये उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी इनका प्रयोग लालच के लिए नहीं करूंगा, पर अब मुझे जल्दी से कुछ बादल दे दीजिए। मुझे पानी पूरी बेचने जाना है। प्रणव पहाड़ी पर उड़ रहे कुछ बादल निकालता है और उनकी नाव बनाकर उनमें पानी पूरी भरता है और गांधी नगर के लिए निकल पड़ता है। इस बार भी तेज लहरें चल रही हैं। लहरें प्रणव की जादुई बादल की नाव से टकराती हैं, पर वो नाव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। देखा, अब मैं इस बादल में भी पानी पूरी बेच सकता हूँ। ये लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रणव फिर से पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगाता है।
आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो, ताजी ताजी पानी पूरी है। प्रणव की आवाज सुनकर सुनीता अपनी छत पर जाती है और प्रणव को आवाज लगाती है। अरे भैया, कैसे हो आप? उस दिन तो आपकी नाव भी बह गई थी बाढ़ में, आज जरा ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए बहन, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास बादलों की नाव है, इस पर तेज लहरों का भी कोई असर नहीं होता। आप बस पानी पूरी खाइए। बहुत भूख लगी है, 20 रुपए की दे दो। प्रणव 20 रुपए की पानी पूरी एक प्लेट में सुनीता को उसकी छत पर ही दे देता है और अपनी जादुई बादल की नाव लेकर दूसरे घर की तरफ निकल पड़ता है। किशन की नजर प्रणव पर पड़ती है और वो उसको आवाज देकर बुलाता है। अच्छा हुआ भाई जो तुम आ गए, कई दिन से खाना ही नहीं खाया। अब तो पानी पूरी से ही पेट भरना पड़ेगा। जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी दे दो। प्रणव एक प्लेट पानी पूरी बनाकर किशन को दे देता है और किशन भूख की वजह से जल्दी जल्दी पानी पूरी खाकर खत्म कर देता है। भाई एक प्लेट और बना दो। अब प्रणव पानी पूरी बनाने लगता है और किशन खाने लगता है। बहुत देर तक ऐसा चलता ही रहता है और कुछ देर बाद जब किशन की भूख मिट जाती है तो वो खुद ही प्रणव को रुकने के लिए कहता है। बस भाई, अब पेट भर गया, अब और मत बनाओ। कितने पैसे हुए ये बता दो। आपके 50 रुपए हो गए हैं। प्रणव दूसरे घर की तरफ चला जाता है। इसी तरह से अब प्रणव के पानी पूरी बेचने का काम बाढ़ में भी अच्छी तरह से चलने लगा था। पर कुछ समय बाद उसको लालच आ जाता है और वो पानी पूरी बहुत महंगी बेचने लगता है। भैया, एक प्लेट पानी पूरी कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। ये तो बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे हो आप। बाढ़ आने का इतना फायदा भी मत उठाओ कि गरीब लोग भूख से मर ही जाएं। तुम्हें पानी पूरी खानी है तो खाओ, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है, अब पैसे कमाने का वक्त आ चुका है। अब प्रणव अपनी मनमानी करके लोगों से पैसे वसूलने लगा। उसको किसी पर भी दया नहीं आती, चाहे कोई भूख से मर ही क्यों ना रहा हो। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, मुझे पानी पूरी खिला दे। पर मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। मैं रस्सियां बनाने का काम करती हूँ, पर बाढ़ की वजह से कोई मेरी रस्सियां नहीं खरीद रहा। पैसे नहीं है तो भूख से मर जाओ। मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, भंडारा चलाने नहीं। प्रणव ने लालच के चलते बूढ़ी औरत को वहीं भूख से मरने के लिए छोड़ दिया और आगे निकल गया। वो बादल राजा की बात भूल गया था, पर तभी उसकी जादुई बादल की नाव के बादल बरसने लगे और उसकी नाव डूब गई। ये देखकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी बनाई रस्सी उसकी तरफ फेंकी। ये लो बेटा, जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो ये लहरें तुमको बहा देंगी। प्रणव रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। अब प्रणव को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो सभी लोगों से माफी मांगता है और बाढ़ खत्म होने तक सभी लोगों को पानी पूरी खिलाकर उनकी भूख मिटाता है। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक पर छुट्टन सिंह अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता था। जो भी लाल किला घूमने आता तो सामने चांदनी चौक पर जाकर छुट्टन के गोलगप्पे जरूर खाता। आइए आइए देवियों और सज्जनों, छुट्टन की दुकान पर आइए और दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। जब कोई ग्राहक छुट्टन की दुकान पर आता तो छुट्टन उसे बहुत प्यार से गोलगप्पे खिलाता। छुट्टन की दुकान अच्छी चल रही थी। एक दिन जोगिंदर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाल किला घूमने आया। जब वे लोग अपनी कार में बैठकर वापस जाने वाले थे तो जोगिंदर की पत्नी ने कहा, ए जी सुनिए, मैंने सुना है यहाँ चांदनी चौक पर छुट्टन नाम का एक गोलगप्पे वाला है। उसके गोलगप्पे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए चलकर खाते हैं। चलो। वे सभी अपनी कार में बैठकर छुट्टन के ठेले के पास पहुँचे। भाई कितने रुपए की प्लेट है? सर मात्र 20 रुपए की प्लेट है, उसमें पूरे 10 गोलगप्पे हैं। खुद भी खाइए
अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए। 4 प्लेट लगा दे। भाई मेरी प्लेट में गोलगप्पे थोड़े तीखे कर दियो। और मेरे गोलगप्पे में अंकल मीठी वाली सौंठ जरूर मिला देना। अंकल मेरे गोलगप्पे में चने ज्यादा डालना। भाई मेरे वाले सादा रखियो गोलगप्पे, और उसमें पानी भी बस। ठीक है। छुट्टन कुछ ही देर में सबके हिसाब से 4 प्लेट तैयार करके दे देता है। छुट्टन की आदत होती है कि वह अपने ग्राहकों से बातें करता रहता। छुट्टन बच्चों से पूछता है, अरे प्यारे बच्चों, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ। जोगिंदर को जहाँ भी मौका मिलता वो अपनी अमीरी का दिखावा करना शुरू कर देता। दोनों बच्चे क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर जोगिंदर चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है, एक गोलगप्पे वाले की बेटी इतने महंगे स्कूल में पढ़ती है। ये सुनकर उसे छुट्टन से जलन होने लगती है। भाई एक पापड़ी खिलाइयो। और मुझे थोड़ा पानी दे दे। छुट्टन जोगिंदर की वाइफ को पापड़ी खिलाता है, और जब वो जोगिंदर की प्लेट में पानी दे रहा होता है तो गोलगप्पे का पानी गलती से जोगिंदर की शर्ट पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं माफी चाहता हूँ सर, गलती से पानी आपकी शर्ट पर गिर गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शर्ट पर पानी गिरा दिया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मैनेजर हूँ, और तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी। अब देख, मैं तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। आप कहें तो आपकी शर्ट पर गिरा पानी अभी जीभ से चाट लूं। लेकिन जोगिंदर उसकी एक नहीं सुनता और कार में बैठकर चला जाता है। उस दिन रात में जब छुट्टन अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या पड़ोस में नींबू शिकंजी का ठेला लगाने वाली बसंती नहीं आई आज? नहीं, ये बात नहीं है। बसंती ने तो आज भी मुझे शिकंजी पिलाई। छुट्टन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता न करें, वो जो भी करें ईश्वर हमारी मदद करेगा। मैं कल ही देवी मैया पर 11 का प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अगले दिन जोगिंदर अपने साले नट्टू को लेकर छुट्टन के ठेले के पास पहुंचता है। जोगिंदर नट्टू से कहता है, सुन नट्टू, तू वैसे भी बेरोजगार घूमता रहता है। मैं तुझे सारा सामान खरीद कर देता हूँ, और एक ठेला भी। कल से तू भी यहीं पर गोलगप्पे का ठेला लगाना और इस छुट्टन का बिजनेस खराब कर देना। अगले दिन से नट्टू भी छुट्टन के बराबर में अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों में छुट्टन की कमाई पहले से आधी हो जाती है। छुट्टन एक रात घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी कमाई कम होती चली जा रही है। हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में शिक्षा कैसे दिलवाएंगे? आप चिंता न करें, अभी 1 महीना ही हुआ है। हम और मेहनत करते हैं और अपने गोलगप्पों को और स्वादिष्ट बनाते हैं। आखिर कब तक वो नट्टू हमारे बराबर में खड़ा रहेगा? हमें अपने बिजनेस पर डटे रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी और उस नट्टू की नाक कटेगी। नट्टू जोगिंदर के घर जाकर सारी बात बताता है। अगर ठेले पर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम बराबर वाली दुकान ले लेते हैं। कुर्सियां भी डलवा देंगे, लाइटें वगैरह भी लगवा देंगे और एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट को भी रख देंगे, तब तो लोग आएंगे। हाँ जीजा जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो रिसेप्शनिस्ट की ही है। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जोगिंदर खूब खर्चा करके छुट्टन के बराबर में खाली पड़ी दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें खूब महंगी कुर्सियां पड़वाता है और महंगे लाइटें लगवा देता है और रिसेप्शनिस्ट को भी रख देते हैं। कुछ लोग नट्टू की दुकान पर जाते हैं, लेकिन बाहर आकर कहते हैं, रिसेप्शन करने वाली तो बढ़िया है, लेकिन इतने बुरे गोलगप्पे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। कई दिन बीत जाते हैं, नट्टू की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। एक दिन रात में जोगिंदर और नट्टू दोनों दुकान में बैठे होते हैं और बहुत उदास होते हैं। छुट्टन अपना काम निपटाकर दुकान पर जाता है और जोगिंदर से कहता है, भाई साहब, ऐसे बदला लेकर कोई बिजनेस नहीं चलता।
कोई भी काम खुश होकर और सद्भावना से शुरू किया जाए तभी उसमें सफलता मिलती है। ग्राहक तो सबसे पहले गोलगप्पे का स्वाद देखते हैं। आपने बेफालतू में अपने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए केवल मुझसे बदला लेने के लिए। तुम ठीक कहते हो भाई छुट्टन। जब मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है तो मुझे जलन हो गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर तुम्हारी और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जोगिंदर दुकान बंद करके नट्टू के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और छुट्टन का धंधा फिर से अच्छा चलने लगता है। चुन्नी लाल ने पैसा कमाने के लिए आज तक न जाने कितने काम किए। कभी चूड़ी बेची, कभी खिलौने और कभी सब्जियां, लेकिन हर व्यवसाय में उसे घाटा ही हुआ। अब चुन्नी लाल ने एक नया काम शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ बच्चों, आओ 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 आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ, आओ आओ आओ। स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे उसके ठेले पर इकट्ठा हो जाते। एक प्लेट पानी पूरी मुझे। नहीं, मुझे पहले। अरे रुको रुको, सबको बारी बारी से पानी पूरी मिलेगी। चुन्नी लाल की पानी पूरी का ठेला बच्चों का रोज का ठिकाना बन गया। चुन्नी लाल भी बच्चों से मीठी बातें करके उनसे बहुत सारी बातें जान लेता। अच्छा बताओ, कल कौन कौन पानी पूरी खाएगा? मैं। ये लो रवि, एक और पानी पूरी। आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे एक नई सोने की चेन दी है। ये देखो। रवि के गले में सोने की चेन देख चुन्नी लाल की आंखें बड़ी हो गईं। उस दिन उसने रवि को बहुत ज्यादा पानी पूरी खिलाई। बस भैया, मेरा पेट भर गया। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी ये चेन दे दो, मैं तुमसे बाकी पैसे नहीं लूंगा। मासूम रवि ने सोने की चेन उस धूर्त चुन्नी लाल को दे दी। कई दिनों तक चुन्नी लाल इसी तरह मासूम बच्चों की कीमती चीजें लेकर उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन रवि स्कूल से सीधा घर जाने लगा तो चुन्नी लाल ने उसे रोक लिया। क्या बात है रवि, आज तुम पानी पूरी नहीं खाओगे? नहीं, मैं रोज रोज पानी पूरी नहीं खा सकता। मम्मी पैसे नहीं देगी। पैसे की क्या जल्दी है, पैसे मुझे कल दे देना। सच? चुन्नी लाल की बातों में आकर रवि फिर पानी पूरी खाने लगा। वैसे अगर मम्मी पैसे नहीं देती है तो तुम पैसे चुरा लो। चुन्नी लाल की भड़काऊ बातें नन्हे रवि के मन में बैठ गई। अगले दिन रवि अपने घर में रखे रुपए चुराने लगा तो उसकी मम्मी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। रवि, तुम पैसे क्यों चुरा रहे हो? मम्मी, मुझसे पानी पूरी वाले भैया ने कहा था कि मम्मी पैसे ना दे तो चुरा लेना। और तुम्हारी सोने की चेन कहाँ है? वो चेन तो मैंने पानी पूरी वाले भैया को दे दी। बेटा, तुम्हें पता है चोरी करना बुरी बात है। रवि की बात सुन उसकी माँ को बहुत दुख हुआ।
अगले दिन स्कूल से छूटकर रवि जब पानी पूरी खाने गया तो चुन्नी लाल ने हमेशा की तरह उसे पानी पूरी खाने को कहा। ये लो एक और पानी पूरी। और बताओ रवि, तुमने पैसे चुराए? हाँ भैया, ये देखो। 2000। वाह वाह, बहुत अच्छे। कल जब तुम्हारी मम्मी और पैसे रखे तो वो भी ले लेना, इससे तुम बहुत सारी पानी पूरी खा सकते हो। चुन्नी लाल ने जैसे ही वो पैसे लिए, महिमा वहाँ आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तू है वो धूर्त पानीपुरी वाला जिसने मेरे रवि की सोने की चेन ले ली और उसे पैसे चोरी करने को कहा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे और सोने की चेन, इन्हें वापस ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और आज के बाद कभी फिर ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें पुलिस में भेजना ही सही सजा है, ताकि तुम किसी और बच्चे के साथ ये धूर्त हरकत ना कर सको। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली ये कि चालाक और धूर्त इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है, और दूसरी ये कि हमें अपने बच्चों को धूर्त लोगों से बचाने के लिए उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए। आनंदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर काम किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछली बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, पर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तेरी अच्छी है बेटा, पर इस गांव में काम कहाँ है। आप ही ना एक बार उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसके नसीब से ही कोई काम मिल जाए। ठीक है, ढूंढो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर व्यवसाय में गया। काका, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर गांव के नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी उसे चिंता में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, पिताजी की मदद करना चाहता हूं, पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर लो ना। व्यवसाय के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तू उनसे उधारी ले ले और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? मयूर ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी 2 औरतें बातें करती हुई जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलवाई, पर पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी हमारे गांव में सब कुछ है, बस पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल वाले गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तेरा काम हो जाएगा। हाँ चल, भानु सेठ से बात करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ पैसे उधार चाहिए पानी पूरी का व्यवसाय खोलने के लिए। पानी पूरी का व्यवसाय तो अच्छा है, वैसे भी मुझे बगल वाले गांव जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक तक देखता रहा।
भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त स्वीकारी क्यों? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तू जानता भी है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है। गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है और ये भुक्खड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखते हैं। तू कम से कम अपना व्यवसाय तो शुरू कर। अगले ही दिन संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही दिन से संजय की कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश था, पर उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ आ पहुँचा। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना है। जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा लिया। एक और प्लेट पानी पूरी देना। संजय ने एक और प्लेट दी, फिर तीसरी प्लेट और फिर चौथी। ऐसा करते करते भानु सेठ 6 प्लेट पानी पूरी खा गया और बिना 1 रुपया दिए वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ आया कि मयूर क्या बोलना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान था। एक दिन इसी चिंता में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो बस पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाई। उस साधु का पेट भर गया। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्तखोरी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, पर ध्यान रहे इसका एक ही बार उपयोग होगा। समझदारी से इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा कल्याण हो। साधु संजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप मेरी चुनौती में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 ही पानी पूरी होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस मंत्रित प्लेट में दे दी। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, पर उस जगह अपने आप दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या माया है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो चुनौती है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की ओर दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्तखोरी से आजाद कर दिया। रोज रोज घर का सारा काम करके मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? मैं भी तो तुम्हारी मदद करती हूँ ना। हा, खाक मदद। आपको एक काम करने को बोल दूं तो आप काम बिगाड़ देती हैं। ऊपर से मुझे अलग से सुनाती हो। मैंने कब तुम्हें सुनाया?
तुम बेफिजूल ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो बहू। हाँ हाँ, हमेशा मेरी ही गलती होती है। सुनिए जी, देखिए आपकी माँ मुझे फिर से डांट रही है। अरे पर जाने दो सरिता, तुम तो जानती हो ना, तो फिर क्यों उससे बहस करती हो? अरे मैंने कहा उससे बहस की, इस लड़की को तो हम दोनों से परेशानी है। हम कितना भी अच्छा कर ले, इसके लिए ये हमेशा कुछ न कुछ तमाशा ही करेगी। और वहाँ कमरे के भीतर प्रभा अपने पति रंजन को रो रो कर बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ बता रही थी। आपकी वजह से रोज मुझे ये सब सुनना पड़ता है। कितनी बार बोला है आपको कि हम कंपनी के फ्लैट में चले जाते हैं, पर आप मेरी कहाँ सुनते हैं। रंजन भी इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था। शायद तुम सही कह रही हो, रोज रोज झगड़ा करने से तो अच्छा है कि हम अलग ही हो जाएं। माँ पिताजी को हर महीने कुछ पैसे भेज देंगे, वो अपने घर में खुश और हम अपने। मैं भी तो कब से आपको यही समझा रही थी। अब आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा है। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। रंजन और प्रभा बाहर आए। माँ पापा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। पापा, ये रोज रोज की किटकिट से अच्छा है कि हम अलग रहें। मुझे कंपनी ने फ्लैट दिया है, मैं और प्रभा वहाँ रहने जा रहे हैं। हर महीने मैं आपके खर्चे के लिए पैसे भेज दूंगा। तू जा रहा है तो खुशी से जा, तुझे हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रंजन बेटा, अब तक तुझे हमने पाला है, तो क्या हम बुढ़ा बुढ़ी अपना पेट नहीं पाल सकते? हमें तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं। तू खुशी खुशी जा बेटा। जैसी आपकी मर्जी पापा। प्रभा तो ये सुनकर खुश थी। उस दिन उन दोनों ने अपनी सारी पैकिंग कर ली और फिर अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर घर से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद सरिता रोने लगी। अरे तू रो क्यों रही है? कभी सोचा नहीं था कि हमारा जवान बेटा हमें बुढ़ापे में छोड़ जाएगा। ये जमाना ही ऐसा है, बहू के आते ही बूढ़े माँ बाप खटकने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि वो खुशी खुशी यहाँ से चला गया। और तू चिंता क्यों कर रही है पगली? हम दोनों है ना एक दूसरे का साथ देने के लिए। पर इस उम्र में आप नौकरी कैसे कर पाएंगे? अरे नौकरी नहीं तो कोई व्यापार कर लूंगा। वैसे भी तो मैं पहले चॉकलेट और आइसक्रीम की कंपनी में काम करता था। खुद ही चॉकलेट और आइसक्रीम बनाकर रोड पर बेच लूंगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि चॉकलेट और आइसक्रीम गोलगप्पों की तरह बिकेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कैसा आइडिया? चॉकलेट के गोलगप्पों का। क्या चॉकलेट के गोलगप्पे? हाँ, ऊपर के गोलगप्पे चॉकलेट से बनाऊंगा और अंदर आइसक्रीम भर के बेचूंगा। देख लेना, मेरे ये चॉकलेट के गोलगप्पे धूम मचा देंगे। मुझे तो आपका कुछ भी नहीं समझ रहा। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें बना कर खिलाऊं। हाँ। विजय बाजार गया और उसने चॉकलेट और आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ सामान खरीद लिए। और फिर विजय सीधा रसोई में गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। चॉकलेट को पिघलाकर उसने चॉकलेट की पूरियां बनाई और दूसरी ओर दूध में अलग अलग चीजें डालकर आइसक्रीम बनाई और आइसक्रीम फ्रिज के अंदर रख दी। कुछ घंटों बाद विजय ने फ्रिज से आइसक्रीम और चॉकलेट के गोलगप्पे निकाले। सरिता, आओ आओ। विजय ने सरिता को एक चॉकलेट का गोलगप्पा बनाकर दे दिया। सरिता चॉकलेट के गोलगप्पे देख रही थी। अरे देख क्या रही हो, खाओ, खाकर तो देखो। हैं? हाँ हाँ, सरिता ने वो चॉकलेट का गोलगप्पा मुंह में डाला। वाह, बहुत अच्छा है जी। मैंने कहा था ना। एक और दीजिए। विजय ने सरिता को एक और चॉकलेट गोलगप्पा दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर इसे बेचेंगे कैसे? जैसे रोड पर आइसक्रीम की गाड़ी चलती है वैसे। मतलब? हर जगह आइसक्रीम की गाड़ी दिखती है ना, हम भी वैसे ही गाड़ी खरीदेंगे और अपने चॉकलेट के गोलगप्पे और आइसक्रीम उसमें बेचेंगे। अच्छा है। विजय बहुत खुश था
आज सालों बाद वो वापस काम करने वाला था। जल्दी ही उसने आइसक्रीम की कार्ट खरीद ली और अपनी आइसक्रीम कार्ट में चॉकलेट गोलगप्पे बेचने लगा। अंकल, ये क्या है? बेटा, ये चॉकलेट के गोलगप्पे हैं। चॉकलेट के गोलगप्पे? हाँ। कितने का है? 10 रुपए का एक। अंकल, मुझे एक दीजिए। विजय ने बच्ची से पैसे लिए और उसके लिए एक चॉकलेट का गोलगप्पा बनाया। आसपास के कई लोग हैरानी से चॉकलेट के गोलगप्पे देख रहे थे। बच्ची ने वो चॉकलेट गोलगप्पा खाया और वो खुश हो गई। उसे देखकर कई और ग्राहक वहाँ आए। एक मुझे भी देना। एक मुझे भी। और चॉकलेट के गोलगप्पे का व्यापार शुरू करते ही चल पड़ा। लोगों के लिए चॉकलेट के गोलगप्पे नई चीज थी। विजय के सारे चॉकलेट गोलगप्पे धड़ाधड़ बिक गए। अगले दिन से विजय और सरिता ने मिलकर ज्यादा गोलगप्पे तैयार किए। ये सारे गोलगप्पे भी धड़ाधड़ बिक गए। अब उनका व्यापार चल पड़ा था। एक ही महीने में सरिता जी और विजय ने एक चॉकलेट गोलगप्पा पार्लर खोल लिया। सोचा था कि बेटे के जाने के बाद हमें पैसों की समस्या हो जाएगी। ऐसे कैसे होगी? जब तक मैं जिंदा हूँ पैसों की कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी हमने रंजन को पाला है, उसने हमें नहीं। तभी उनके स्टॉल पर रंजन और प्रभा आए। अच्छा है पापा, आपने नया बिजनेस शुरू कर लिया। हाँ, अच्छी बात तो है। वो पापा, मैं सोच रहा था कि एक नई गाड़ी खरीद लूं। तो उसके लिए मेरी इजाजत थोड़ी चाहिए तुम्हें? पापा, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। ओह, अच्छा, तो पैसों के लिए यहाँ आए हो, हैं? तो बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो। अभी भी अपने पापा से पैसे मांगना ये अच्छा नहीं है। अब तुम्हें खुद का खुद करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जी। रंजन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। आपने पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि पैसे उसने नहीं, बल्कि उसकी लालची पत्नी ने मांगे थे। हम अपने मेहनत की कमाई उसे क्यों दे? पर उसे बुरा लगा होगा। लगने दो, वो घर छोड़कर गया तो हमें भी तो बुरा लगा ना। अब सरिता जी और विजय जी बुढ़ापे में भी अपनी कमाई कमा रहे थे और ये सब था उनके चॉकलेट के गोलगप्पे की बदौलत।